नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। सुमित अवस्थी हूं मैं। 6 महीने से जिस चीज का इंतजार हो रहा था वो अब आम चुनाव से 3 महीने पहले कुछ कुछ होती हुई आखिरकार दिख रही है, और वो है विपक्ष की एकता। आज कुछ ठोस रूप लेती हुई दिखाई दी, तमाम डिफरेंसेस के बावजूद भी। विपक्षी गठबंधन INDIA की चौथी बैठक आज दिल्ली के अशोका होटल में हुई। 28 दलों के नेताओं ने करीब 3 घंटे माथापच्ची की, और सूत्रों के मुताबिक जो मुख्य बात निकलकर सामने आई वो ये कि तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश करने का प्रस्ताव अचानक रख दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का तुरंत समर्थन किया, और जो जानकारी हमारे सूत्रों से हमको मिली है कि 12 अन्य दल जो इस बैठक में मौजूद थे उन्होंने भी ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव का साथ दिया। बैठक खत्म होने के बाद सभी दलों के नेता बाहर निकले, लेकिन कुछ भी ठोस जानकारी इस बारे में नहीं दे रहे थे। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित किया। उनसे सवाल जवाब हुए। उनसे सीधे पूछा गया कि क्या विपक्ष ने साझा तौर पर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर एक मन बना लिया है, फैसला कर लिया है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका नाम इस रेस में सबसे आगे बताया गया, उन्होंने 2 बात की। उन्होंने कहा कि पहले तो सांसदों को चुनकर आना होगा, और चुने हुए सांसद ही तय करेंगे कि आखिरकार इस ब्लॉक का प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। पहले चुनाव जीतने दीजिए, फिर बात की जाएगी प्रधानमंत्री के चेहरे के बारे में। सुनते हैं खड़गे साहब। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। MPs अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। लड़के पहले मेजॉरिटी ले आए, फिर तय करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के इस प्रस्ताव पर एक तरीके से विराम लगाने की कोशिश की। सवाल ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब दलित कम्युनिटी से आते हैं तो उनके नाम पर आम सहमति 28 में से केवल 12 दलों के बीच ही क्यों बनी? क्या कुछ ऐसे नेता और मौजूद थे इस बैठक में जो अपने नाम पर सहमति चाह रहे थे, या कांग्रेस के आलाकमान ने क्योंकि चुप अपने पत्ते नहीं खोले इसीलिए बाकी दल भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं? कुछ सवाल तो इस नए ममता बनर्जी के तुरुप के इक्के के बाद, इस नए मूव के बाद खड़े जरूर हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे ये भी कहा कि सभी राज्यों में जो दल वहां मजबूत हैं उनके साथ सीटों के तालमेल की जो दिक्कतें हैं वो भी ठीक कर ली जाएंगी। बहुत से जगह जो हर एक पार्टी एक जो है वो ठीक ढंग से है। अब चाहे वो तमिलनाडु में हो, केरला में हो, कर्नाटक में हो, या तेलंगाना में हो, बिहार में हो, अब जो मुद्दा है इसका UP में वो भी सुलझ जाएगा, और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। जो बात आज खड़गे साहब कह रहे हैं, अगर आप 1 सितंबर 2023 की मुंबई बैठक के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, वहां भी लगभग इसी टोन में बात की गई थी कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, सीट शेयरिंग तय हो जाएगी। 2.5 महीने बीत गए। 1 सितंबर से आज 19 दिसंबर आ गया, करीब करीब 3 महीने का वक्त हो रहा है, लेकिन अभी आज स्थिति वही है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी इतनी दूरी तो आ गए, लेकिन कुछ भी दूरी तय होती हुई अभी तक तो नहीं दिखाई दी है। उधर बैठक से बाहर निकले विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर कुछ खास और नहीं कहा। सिर्फ CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कुछ जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो भी चाहते हैं कि खड़गे देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये मुद्दा आज के एजेंडे में था ही नहीं। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर पहले से जो तय है कि सीट शेयरिंग तो ऐसे किसी राष्ट्रीय स्तर की बैठक में नहीं तय कर सकते हैं, राज्यों की बात है, तो राज्य स्तर पर इस पर बातें चल रही है। सभी राज्यों से रिपोर्ट ये आई कि बातचीत जारी है
और हम लोगों ने ये तय किया कि इसको बिना देर किए, ज़्यादा देर किए, जितनी जल्दी हो जाए इसको हम लोग पूरा कर लें, ताकि पूरा चुनाव अभियान लोग शुरू कर दे सकें। खड़गे के नाम को लेकर आया है कि प्रपोजल आया है कि प्रपोजल तो मान लीजिए लोग आते हैं, लेकिन वो एजेंडा नहीं था आज की मीटिंग का, और इसीलिए कोई उस पर कोई निर्णय नहीं है। बाकी तो लोगों की अलग अलग ख्वाहिशें हैं और प्रपोजल है। हमें भी लगता है, हमसे भी अगर पूछिएगा कि अगर खड़गे जी प्रधानमंत्री देश के बनते हैं, हम तो बिल्कुल कहेंगे कि बहुत अच्छी बात होगी देश के लिए। आज़ादी के 75 साल बाद पहली मर्तबा हिंदुस्तान में कोई दलित प्रधानमंत्री अगर बनते हैं 21वीं सदी में, तो देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आज़ादी के 75 साल के बाद जब एक दलित का नाम प्रपोज किया गया तो क्यों आम सहमति नहीं बनी, इस मुद्दे पर जरूर आने वाले वक्त में मंथन होगा। या फिर ये एक रणनीति का हिस्सा है कि इस नाम को उछाल कर देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के, और फिर जनता का मूड देखा जाए कि मोदी बनाम खड़गे की इस लड़ाई को आम जनता कैसे ले रही है। और अगर जनता ने इसको एक्सेप्ट किया, अलायंस के अंदर इसका बहुमत मिला, तो आगे जाकर चुनाव के पहले हो सकता है कि उनके नाम की घोषणा कर भी दी जाए या किसी और का नाम फिर आगे लाया जाए। तो ये रणनीति है या किसी तरह की आप आम सहमति नहीं बनना है। तो कुल मिलाकर INDIA गठबंधन की बैठक से निकलकर जो बातें आज सामने आई मोटी मोटी, वो कुछ इस तरीके से है। 22 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन ये पूरी पार्टियां एक साथ करने वाली हैं। ये विरोध प्रदर्शन जो 141 सांसदों का निलंबन हुआ है बीते 2 दिनों में संसद में, उसके खिलाफ रखा गया है। गठबंधन यानी INDIA का जो ये ब्लॉक है, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम जरूर बनाएगी, यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा और 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे पर सहमति बनाई जाए। इसको लेकर कुछ दलों ने जोर डाला है कि बहुत समय बर्बाद हो गया है, अब 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे पर एक सहमति बन जानी चाहिए। ये तस्वीर, ये मैसेज जाना चाहिए कि हम सब एक साथ हैं। होगा क्या, अभी इसमें 11 दिन बाकी है। गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारा ही सबसे अहम मुद्दा होने वाला है। इसमें 3 जगहों पर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा जहां सीट बंटवारा बिल्कुल नए सिरे से तय होना है, और ये 3 जगह हैं। पश्चिम बंगाल, जहां पर तृणमूल कांग्रेस, CPM और CPI के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ममता इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं और वो चाहेंगी कि उनके ऊपर डिपेंडेंसी रहे कि वो कितनी सीटें इन पार्टियों के लिए छोड़ती हैं। और बाकी जो 2 राज्य हैं वो दिल्ली और पंजाब की हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी विधानसभा में दोनों जगहों पर बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाकर वहां पर शासन कर रही है। और वो ऐसे में वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी जो कि कांग्रेस है दिल्ली और पंजाब में, उसके लिए कितनी सीटें छोड़ने को मानेगी या तैयार होगी, या कांग्रेस खुद कितनी सीटें लड़ने पर चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस का लोकसभा का अगर वोट प्रतिशत देखेंगे तो वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से बेहतर रहा है। अब यही तीनों राज्यों में असली पेच सीट शेयरिंग को लेकर फंसता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की एक रैली में कहा था कि जनता उन्हें 13 में से 13 सीटों पर जिता दे। ये बात है 3 दिन पहले की। इससे एक बार फिर ये बात सामने आई कि आपके साथ सीट समझौता भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला है। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। हम सीट शेयरिंग कैसे होगी उस पर बात कर रहे हैं कि INDIA गठबंधन क्या करेगा। अब बात करते हैं एक और राज्य, बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के सीट बंटवारा आसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के साथ वहां उसके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कितनी तलखी थी अखिलेश यादव और कमलनाथ के बयानों में। इस सब के बीच आज की बैठक इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक रही। पहली बैठक हुए 6 महीने गुजर गया। पटना में 23 जून को पहली बैठक हुई थी, आपको याद रहना चाहिए, वो नीतीश कुमार की पहल पर हुई थी। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई जो कांग्रेस के इनिशिएटिव पर हुई, और कांग्रेस ने उसके बाद से एक तरीके से इस विपक्षी गठबंधन की कमान अपने हाथ में ले ली। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में तीसरी बैठक हुई। अब जाकर कुछ रफ्तार आने की उम्मीद लगाई जा रही थी कि आज चौथी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आ जाएंगी हाथ में, लेकिन अभी तो ये लगता है कि जो बात मुंबई में थी 1 सितंबर को, वही बात 19 दिसंबर को आज भी
दिखाई दी है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। इंडिया गठबंधन की आज की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एक तरह से आज एक बड़ा धमाका कर दिया। ममता बनर्जी जिन्होंने कल ही कहा था कि प्रधानमंत्री पद के बारे में जो फैसला है इंडिया गठबंधन का वो चुनाव के बाद किया जाएगा, लेकिन उन्होंने आज एक बड़ा यू टर्न ले लिया और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके नाम का प्रस्ताव कर दिया प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर। कई नेता जो बैठक में मौजूद थे सूत्रों के मुताबिक वो सख्ते में आ गए और तब ज़्यादा और बड़ा ये मामला हो गया जब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का जो प्रस्ताव आया ममता बनर्जी की तरफ से उसका समर्थन कर दिया। तो पहले ये उम्मीद थी कि ये मामला आज की बैठक में नहीं उठेगा, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से जब मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्ताव आया तो कई और छोटी छोटी पार्टियों ने उनके नाम का समर्थन किया और उनका ये कहना था कि एक मौका है इंडिया गठबंधन के सामने कि किसी दलित को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सामने पेश किया जाए और वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। लेकिन जो बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने वो आने वाली है सीट शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर। और सूत्रों के मुताबिक कई पार्टियों ने, खासकर तृणमूल कांग्रेस ने भी बैठक में कहा कि जल्दी से जल्दी सीट बंटवारे का काम पूरा होना चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि 31 दिसंबर जो इस महीने की आखिरी तारीख है, साल की भी आखिरी तारीख है, 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे का काम पूरा कर लिया जाए ताकि सभी पार्टियां फिर उसके बाद चुनाव अभियान में लगें, अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में लगें। सूत्रों ने ये भी बताया कि बैठक में कुछ नेताओं ने ये भी सुझाव दिया कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और जो अपनी सीटें हैं वो 300 के आसपास रखनी चाहिए। 300 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े और बाकी सीटों पर अपने गठबंधन के साथियों को सीटें लड़ने के लिए दें। तो आज जो एक खास बात सामने निकल कर आई वो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी और या फिर संयोजक बनाया जाए उस तौर पर भी। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से कांग्रेस के सांसद हैं, दलित समुदाय से आते हैं। आज़ादी की बाद से 47 से लेकर आज 2023 तक देश में कोई भी दलित समुदाय का प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के फेवर में जाने वाली महत्वपूर्ण बात है। वो दलित समुदाय से आते हैं, 2 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार के राज्यसभा सांसद हैं, 81 साल की उम्र है। इससे पहले 1972 से लेकर 2009 तक 9 बार लगातार कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक रहे। उन्हें राज्य और केंद्र में मंत्री पद का भी खासा अनुभव है। तो खड़गे का सियासी कद अच्छा खासा है। अब देखना है कि उनके नाम के साथ विपक्षी गठबंधन कितना आगे बढ़ पाता है। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमने सोचा कि कुछ खास मेहमानों के साथ आज बातचीत की जाए और उनसे समझा जाए कि इस पूरे गठबंधन के अंदर चल क्या रहा है। तो 2 ऐसे बड़े पत्रकार हमारे साथ हैं जो बहुत अच्छे से कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों को समझते हैं। विनोद शर्मा जी, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, और रशीद किदवई साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल विनोद जी मेरा आपसे है, क्या आप पिछले कई दशकों से भारत की राजनीति को बहुत करीब से आपने देखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जिस तरीके से सामने आया उस पर आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि एक स्मार्ट मूव है? देखिए, ऐसा है कि जब खारगे साहब ने हाँ नहीं कही अभी तक, तो फिर हम इसको एक प्रपोज नाम ही समझे अभी तक। इसको बोलते हैं ट्रायल बलून, और राजनीति में कई बार ट्रायल बलून लगाए जाते हैं, उछाले जाते हैं। उसका मुख्य कारण ये भी होता है कि आप उस पर निर्णय ना लें, लेकिन फिर भी पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक डिबेट पे वो नाम आ जाए। ममता बनर्जी ने सिर्फ उनका नाम प्रपोज नहीं किया, उसका सपोर्ट जहां तक मेरी जानकारी है अरविंद केजरीवाल ने भी किया, और उसने कहा कि सही वक्त है कि एक दलित को प्रधानमंत्री पद के लिए उसका नाम मनोनीत किया जाए, और अगर ये हम उस मरहले तक पहुंचते हैं तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब ये राजनीतिक तौर पर इंडिया अलायंस के लिहाज से मैं समझता हूं एक स्मार्ट मूव हो सकता है, लेकिन इसको फॉर्मली अनाउंस करने से पहले ज्यादा विस्तार से चर्चा इंडिया अलायंस के भीतर होनी पड़ेगी, और मैं समझता हूं कि वो अगर होगा तो इलेक्शन के नजदीक होगा या इलेक्शन के बाद होगा।
लेकिन विनोद जी, मेरा सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी भी बड़ी नेता हैं, ज़्यादा विधायक भी हैं, ज़्यादा सांसद भी हैं। नीतीश कुमार भी नॉर्थ के बड़े नेता माने गए। क्या नीतीश कुमार तो ओबीसी भी हैं। हिंदी बेल्ट में अच्छी खासी पकड़ नीतीश कुमार की है, केंद्र की राजनीति में रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री कई सालों से हैं। ममता बनर्जी तेज तर्रार हैं, महिलाएं। क्या आपको लगता नहीं है कि इनके नाम पर भी ठीक ठाक वोट मिल सकते थे? इनके नाम पर भी एक 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 असेसमेंट होना चाहिए था। देखिए, बहुत बड़ा गठबंधन है और उसमें कई कार्यकुशल व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन उनपे एक राय बनानी पड़ेगी ना। और जहां तक सोशल अपील की बात है उस नाम की, तो उसके हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। नीतीश जी ओबीसी हैं, और तो हो सकता है कि वो अच्छे कैंडिडेट सिद्ध हों, लेकिन उनके नाम पर एक राय बनाना जरूरी है। किसी भी नाम पर एक राय बनाना जरूरी है, और अगर एक राय नहीं बनती है तो जो ज्यादा लोग किसी एक नाम के पक्ष में हैं, उसको इस अलायंस को एक्सेप्ट करना चाहिए जब भी मौका है। मैं शुरू में अभी सीट शेयरिंग पे कोई एक निर्णय नहीं हुआ है, वो किसी उस पे कोई ठोस उसका रिजल्ट नहीं निकला है। वो ये जल्दी से जल्दी इस महीने के अंत तक करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो एक बार सीट शेयरिंग हो जाए, और अगर ये उनको लगता है उसके बाद कि हमको एक चेहरा प्रस्तुत करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के विरोध में या उनके ऑल्टरनेटिव के रूप में, तो फिर वो कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही ये नाम देना और उस पे एक राय बनवाना मुश्किल काम होता है। ये जो अलायंसेस होती हैं, ये इनको चलाना कोई आसान नहीं है, क्योंकि 28 पार्टी की अगर ये अलायंस है तो उसमें आपको फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। हर किसी की व्यक्तिगत राय लेनी पड़ेगी वन टू वन कन्वर्सेशंस में। तो मैं समझता हूं कि आज के दिन इस पे चर्चा उचित नहीं है। अगर चर्चा चलाते रहें और सीट शेयरिंग कर लें, और अगर एक राय बनती है तो इलेक्शन से एक हफ्ते पहले वो नाम चला दें फॉर्मली, तो उससे ज्यादा इनको राजनीतिक लाभ होगा बनस्पत इसके कि शुरुआत में ही एक नाम चला दें। गांव बसा नहीं चोर पहले आ जाएं, ये तो उचित नहीं होता राजनीति में। गांव बसा नहीं चोर पहले आ जाए। रशीद भाई, मेरा सवाल अब आपसे है। जो खबर आप सुन रहे हैं, जो चर्चा चल रही है, तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि खड़गे साहब का नाम लिया जाना एक बहुत बड़ा मूव है? क्या खड़गे सबको साथ लेकर चल पाएंगे? आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, कागज के ऊपर मतलब थ्योरेटिकली खड़गे एक सशक्त उम्मीदवार हैं, क्योंकि वो एक पब्लिक लाइफ में रह चुके हैं, महत्वपूर्ण पद ले चुके हैं, दलित समाज से आते हैं, और वो मतलब एक तरीके का वो दक्कनी मतलब हिंदी उर्दू भी अच्छी तरीके से बोल लेते हैं, तो दक्षिण भारतीय हैं और उत्तर में भी उनका थोड़ा बहुत असर है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दरअसल कुछ सोची समझी रणनीति के तहत जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ाया गया है, क्योंकि ये अब जो इंडिया अलायंस है उसमें एक ऐसा विचार आ रहा था और बड़ा, कि जब तक हम नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं करेंगे तब तक ये समस्या होगी। और उसमें नीतीश कुमार जी को या ममता बनर्जी को या किसी और को अगर उम्मीदवार बनाया जाता तो वो इंडिया अलायंस भी बिखर जाता। और जो इंडिया अलायंस के घटक दल है वो राहुल गांधी के को लेकर के वो बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है, उत्साह नहीं है। तो नेहरू गांधी परिवार भी नहीं, तो खड़गे जी नेहरू गांधी परिवार के भी विश्वास पात्र है। तो तमाम चीजों में ये तो सब उनकी स्ट्रेंथ या प्लस पॉइंट है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कांग्रेस खुद अ, किस मजबूती पे है। क्या कांग्रेस मतलब 100 पार कर पाएगी लोकसभा चुनाव में? तो अगर ऐसा हम उम्मीदवार उतार रहे हैं इंडिया अलायंस वाले कि जो 100 सीटें लाने के लिए सक्षम नहीं है, तो उनकी किरकिरी हो जाएगी। अगर फिर वही 45, 50, 55 सीटें आई तो इंडिया अलायंस में मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस दोनों की किरकिरी होगी। लेकिन ये बताइए रशीद भाई कि अगर खड़गे साहब के नाम पर सहमति बनती है, तो एक तरफ मोदी जो ओबीसी हैं, एक तरफ खड़गे साहब जो कि दलित हैं, तो जाहिर तौर पर अलायंस दलित के नाम पर वोट मांगेगा। और ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो दलित राजनीति करती हैं। फॉर एग्जांपल मायावती की बहुजन समाज पार्टी। आपको लगता है कि ये तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां जो भी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो भी साथ जुड़ सकती हैं? क्या इंडिया गठबंधन को खड़गे साहब के नाम का फायदा मिल सकता है? देश में कोई भी कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। अब इतना पिछड़ों के लिए राजनीति हो रही है, तो एकदम से अगर सशक्त रूप से कोई दलित समाज का व्यक्ति आता है तो पूरे देश में एक हलचल होगी।
और नरेंद्र मोदी जी को उसकी काट करना थोड़ा सा समस्या होगी। बात यह है कि सीटें कितनी आती हैं। देखिए, एक और चीज मैं भारतीय राजनीति को बड़े करीब से मैंने देखा है। कोई जरूरी नहीं है कि जो उम्मीदवार हो, ये बात थोड़ी सी एनडीटीवी के देखने वाले सुनने वालों को अटपटी लगेगी, लेकिन ऐसा भी इतिहास में हुआ है कि जयप्रकाश नारायण चेहरा थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, प्रधानमंत्री कौन हुए? मोरारजी भाई हुए। इस तरीके से चौधरी देवीलाल को जो था उस समय 1989 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, और प्रधानमंत्री कौन हुआ? विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। तो इसी तरीके से 2004 में भी सोनिया गांधी का एक तरीके का चेहरा था अघोषित रूप से, लेकिन प्रधानमंत्री कौन हुए? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए। तो ये देखिए, जो अलायंस की गठबंधन की राजनीति होती है, उसमें सबसे ज्यादा देखा जाता है कि किसका विरोध नहीं होगा। अभी से लेके मई तक जो है वो इंडिया अलायंस के लिए कठिन घड़ी थी। उस कठिन घड़ी में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा आगे कर दिया कि ताकि विरोध ना हो। अब तब तक का एक समय मिला है जब अगर नरेंद्र मोदी जी को वो पराजित करने में सफल हुए, तो फिर से एक जब जीते हुए लोग फिर से तय करेंगे, उसमें खड़गे जी बनेंगे या कोई और बनेगा, जिसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा जी और रशीद किदवई इस पूरी बातचीत के लिए। हमको नहीं भूलना चाहिए कि कल कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई है, सोनिया गांधी ने वो चेयर करेंगी। परसों सीडब्ल्यूसी की बैठक भी होनी है, और हो सकता है कि जो यह प्रपोजल इंडिया की ब्लॉक की बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया है, इस पर कांग्रेस पार्टी के भीतर भी मंथन हो और शायद कोई आम राय बने कि खड़गे साहब के नाम पर क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी तक कांग्रेस की लीडरशिप ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो खड़गे के नाम को लेकर विरोध करती है या उनके समर्थन में है। उस पर, इस पूरे डेवलपमेंट पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। एनडीटीवी इंडिया वो भी अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात अर्थव्यवस्था की। आए दिन देश की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को लेकर नए आंकड़े आ रहे हैं जो उम्मीद बढ़ाते हैं। पहली और दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर उम्मीद से बहुत बेहतर रही। डायरेक्ट टैक्स से मिलने वाले राजस्व पिछले साल के मुकाबले अब तक 17% ज्यादा है। जीएसटी का कलेक्शन हर महीने नई ऊंचाइयां छू रहा है। हालांकि महंगाई दर की समस्या अभी भी बनी हुई है। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कई चमकते आंकड़ों के पीछे छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन फिर आर्थिक तरक्की की दिशा बेहतर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का आकलन है कि दुनिया के देशों में विकास के मामले में भारत एक स्टार परफॉर्मर है। आईएमएफ के मुताबिक भारत बड़े उभरते बाजारों में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, और हमारे आकलन के मुताबिक वैश्विक विकास दर में भारत का हिस्सा 16% होने की उम्मीद है। यानी दुनिया की कुल मिलाकर जो विकास दर होगी उसमें 16% भूमिका सिर्फ भारत की होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई को आईएमएफ की इंडिया मिशन चीफ नाडा चोई ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत का जोर उसकी अर्थव्यवस्था को विपरीत परिस्थितियों में भी आगे पहुंचा देगा। डिजिटलाइजेशन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देकर भारत ने विकास और भविष्य की उत्पादकता को एक मजबूत आधार दे दिया है। हालांकि आईएमएफ की इंडिया मिशन चीफ नाडा चोरी ने निवेश और विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता और स्पष्ट नीतियों के महत्व पर खासा जोर दिया। इस बीच भारत के लिहाज से एक और अहम खबर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से अब सामने आई है। 2023 में भारत को रेमिटेंस यानी विदेशों से रह रहे भारतीयों से मिलने वाली रकम में 11% की बढ़ोतरी हुई है और ये 125 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इस तरह भारत लगातार विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों से पैसा वापस ला पाने वाले देशों में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। इस साल भारत के बाद मेक्सिको का रेमिटेंस 67 अरब डॉलर और चीन तीसरे नंबर पर है, उसका रेमिटेंस 50 अरब डॉलर रहा। इसके बाद फिलीपींस, मिस्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, ग्वाटेमाला और उज्बेकिस्तान का स्थान है। भारत जैसे देशों में इस रकम की बड़ी भूमिका होती है। रेमिटेंस की यह रकम गिरते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बड़े व्यापार घाटे का असर कम करने में मदद करती है। भारत को मिलने वाले रेमिटेंस में बढ़ोतरी की मुख्य वजह है घटती महंगाई दर और उच्च आय वाले देशों में मजबूत बाजार। इससे अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर जैसे देशों में काम कर रहे हाईली स्किल्ड यानी बहुत कुशल भारतीयों द्वारा भेजे गए पैसे में तेजी आई है। भारत को आने वाले कुल रेमिटेंस का 36% इन 3 देशों से आता है। रेमिटेंस के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। इसके अलावा
खाड़ी देशों से भी भारत को बड़ा रेमिटेंस आता है, जहां भारत के हजारों कुशल और अकुशल नागरिक श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं। खाड़ी देशों में सबसे आगे संयुक्त अरब अमीरात है, जो भारत के कुल रेमिटेंस का 18% देता है। रेमिटेंस भारत की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाते हैं, इस पर हमें ज्यादा जानकारी दी अर्थशास्त्री विजय सरदाना ने। देखिए, रेमिटेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ जनरेशन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। इससे कुछ बातें जो क्लियर होती हैं, पहली बात तो ये कि जो भारतीय बाहर काम कर रहे हैं वो काफी अच्छी पोजीशन में हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, इसीलिए वो लोग वहां से सरप्लस पैसा भारत में अपने परिवारों में भेज रहे हैं और भारत में इन्वेस्टमेंट में भेज रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या किसी और रूप में हो। तो एक तो ये कंडीशन सुखद है कि भारतीय पूरी दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब रेमिटेंस आता है ये वापस नहीं जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग भारत में एसेट बनाते हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट आता है और उसके कारण भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, भारत में यहाँ पे आपको सरप्लस कैश मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और जो लोग रेमिटेंस भेजते हैं उनके भी एसेट जनरेट होते हैं। तो ओवरऑल भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी मजबूत हो जाती है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो पैसा भारत को आता है ये बैंकों के थ्रू आता है, ये ब्लैक मनी नहीं होता है। तो भारत को भी पता है कि कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना रियल एस्टेट में जा रहा है, कितना गोल्ड में जा रहा है, कितना स्टॉक मार्केट में जा रहा है। तो ओवरऑल उससे आप अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग को और अच्छा कर सकते हैं और ये भी पता लगता है कि किस राज्य में कितना जा रहा है। तो ये कई फैक्टर हैं जो ओवरऑल राष्ट्रीय इकोनॉमी और राज्य स्तर की इकोनॉमी दोनों को बूस्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था के बाद अब बात करते हैं खेलों की, और खेल में भी बात क्रिकेट की। क्रिकेट आईपीएल के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी आज रहे। पैट कमिंस को 20.5 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। सबसे बड़ा सवाल यह कि जिन खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा बोली लगाई जाती है, क्या वो आईपीएल में उतना ही अच्छा प्रदर्शन भी कर पाते हैं, यह आप भी जानना चाहेंगे। आज हम पिछले 10 साल के आंकड़ों के आधार पर बताने आपको जा रहे हैं कि जो खिलाड़ी महंगे बिके वो कुछ खास कर नहीं पाए और 10 में से 9 बार उनकी टीम चैंपियन बन ही नहीं पाई है। यानी जो खिलाड़ी पैसे के मामले में हीरो रहे वो प्रदर्शन के मामले में लगभग जीरो रहे, या कहें कि कुछ नहीं कर पाए। सबसे पहले 2013 की बात करते हैं। उस साल आईपीएल के ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल सबसे महंगे खिलाड़ी थे। मुंबई इंडियंस ने उन्हें 5 करोड़ 30 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन आईपीएल टूर्नामेंट में मैक्सवेल बुरी तरीके से उस साल फ्लॉप रहे। उन्होंने 3 मैच खेलकर महज 36 रन बनाए। उनका सर्वाधिक स्कोर भी 23 का ही रहा। उस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की फहरिस्त में मैक्सवेल 99वें स्थान पर थे, जबकि वो कीमत के पहले नंबर पर थे। इस तरह मैक्सवेल के 1 रन की मोटी कीमत लगाएं तो वो 14,72,000 रुपए ठहरती है। 2013 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस चैंपियन जरूर बनी, लेकिन उनकी जीत में मैक्सवेल का कोई खास रोल नहीं था। अब बात 2014 की। 2014 के आईपीएल की नीलामी में ऑलराउंडर युवराज सिंह पर सबसे ज्यादा बोली लगी। दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 14 करोड़ रुपए में खरीदा। युवराज सिंह ने टूर्नामेंट के 14 मैचों में 376 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। बल्लेबाजी में वो 15वें स्थान पर रहे। युवराज सिंह के 1 रन की कीमत 3,72,000 रुपए निकलती है। गेंदबाजी में उन्होंने 14 मैचों में 5 विकेट लिए। गेंदबाजी में वो 41वें स्थान पर रहे। इस साल कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन बनी और 2015 की अगर आप बात की जाए तो उसमें युवराज खिलाड़ी ही सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें फिर खरीदा। इस बार 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया। युवराज ने 14 मैचों में 248 रन बनाए। औसत रहा करीब 19 रन। सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो 30वें स्थान पर रहे। युवराज के 1 रन की कीमत 6,45,000 रुपए आंकी गई। चैंपियन उस साल बनी फिर मुंबई इंडियंस। 2016 की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वॉटसन को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सबसे महंगा 9 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। वॉटसन ने 16 मैच में 179 रन बनाए।
सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो 39वें स्थान पर रहे। वॉटसन के एक रन की कीमत 5,30,000 रुपए रही। गेंदबाजी में वॉटसन ने 16 मैचों में 20 विकेट लिए थे। सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वो तीसरे स्थान पर रहे। 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद चैंपियन बनी। अब बात 2017 की। 2017 में बेन स्टोक्स सबसे महंगे खिलाड़ी बने। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने उन्हें 14 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। स्टोक्स ने 12 मैचों में 32 की औसत से 316 रन बनाए। इनमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था। सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो उस साल 21वें स्थान पर रहे। स्टोक्स के एक रन की कीमत 4,58,000 के करीब रही। गेंदबाजी करते हुए 12 मैचों में उन्होंने 12 विकेट लिए। गेंदबाजों की रैंकिंग में वो 20वें स्थान पर उस साल रहे थे। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स फाइनल तक तो पहुंची, लेकिन रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस से 1 रन से हार गई। 2018 के आईपीएल में भी बेन स्टोक्स ही सबसे महंगे खिलाड़ी थे। इस बार राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 12 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। उन्होंने 13 मैचों में 196 रन बनाए। इस सीजन में स्टोक्स का सर्वाधिक स्कोर 45 रन रहा, जबकि औसत करीब 16 रन का था। बल्लेबाजी की रैंकिंग में स्टोक्स 38वें स्थान पर रहे। उनके एक रन की कीमत 6,37,000 रुपए रही। गेंदबाजी की बात करें तो स्टोक्स ने 13 मैचों में सिर्फ 9 विकेट लिए। गेंदबाजी रैंकिंग में स्टोक्स उस साल 33वें स्थान पर थे। इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बनी थी। अब आते हैं 2019 में। 19 के आईपीएल में 2 खिलाड़ी सबसे महंगे बिके। जयदेव उनादकट और वरुण चक्रवर्ती दोनों 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदे गए। उनादकट के लिए राजस्थान रॉयल्स ने बोली लगाई और पूरे टूर्नामेंट में उनादकट बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। 11 मैच खेलते हुए 10 विकेट ही लिए। एक विकेट की कीमत करीब 76 लाख रुपए निकली। गेंदबाजी रैंकिंग में उनादकट 30वें स्थान पर उस साल रहे थे। खास बात यह कि इस आईपीएल में इमरान ताहिर ने सबसे ज्यादा 26 विकेट लिए, लेकिन चेन्नई ने उन्हें सिर्फ 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसी आईपीएल की नीलामी में वरुण चक्रवर्ती को पंजाब ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। वरुण ने सिर्फ 1 मैच खेला और 1 ही विकेट लिया। घायल हो जाने की वजह से उन्हें मैच के बाद पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। इस सीजन में मुंबई इंडियंस चैंपियन बनी थी। 2020 में पैट कमिंस सबसे ज्यादा 15 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदे गए। उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। कमिंस बल्लेबाजी में 44वें स्थान पर रहे। गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 14 मैचों में 12 विकेट लिए। गेंदबाजी में वो 17वें स्थान पर रहे। उनके एक विकेट की कीमत 1 करोड़ 29 लाख रुपए आती है। इस सीजन में भी मुंबई इंडियंस ही चैंपियन बनी थी। 2021 में क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। मॉरिस ऑलराउंडर हैं। बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ 67 रन बनाए। उनके एक रन की कीमत लगाएं तो 24,25,000 रुपए निकलती है। गेंदबाजी करते हुए 11 मैचों में 15 विकेट लिए। गेंदबाजी रैंकिंग में वो 12वें स्थान पर थे। उनकी एक विकेट की कीमत 1 करोड़ 8 लाख रुपए निकलती है। इस साल चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बनी थी। 2022 के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन थे। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था। वो बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी है। ईशान किशन ने 14 मैचों में 418 रन बनाए। उनका औसत 32 के करीब का था, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे। ईशान किशन के एक रन की कीमत 3,64,000 के करीब निकलती है। इस साल गुजरात टाइटंस चैंपियन बनी थी। 2023 के आईपीएल में सैम करन सबसे महंगे खिलाड़ी थे। पंजाब किंग्स ने उन्हें 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। इस टूर्नामेंट में करन ने 14 मैचों में 276 रन बनाए थे, जिनमें एक अर्धशतक शामिल था। सैम करन के एक रन की कीमत 6,50,000 रुपए थी। बल्लेबाजी में करन का स्थान 36वां था। गेंदबाजी की बात की जाए तो करन ने 14 मैचों में सिर्फ 10 विकेट लिए थे और गेंदबाजी की रैंकिंग में 37वें स्थान पर वो है। एक विकेट की कीमत करन की आती है 1 करोड़ 85 लाख रुपए के करीब। 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बनी थी। पिछले 10 सालों में 9 बार ऐसा ही हुआ है कि सबसे महंगे खिलाड़ी को लेने वाली टीम चैंपियन बनी ही नहीं है। सिर्फ 2013 में मैक्सवेल को सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर खरीदने वाली मुंबई इंडियंस उस साल चैंपियन बनी थी। उसके बाद से लेकर अब तक 2023 तक ऐसा नहीं हुआ है।
इसी नोट पर आपने आईपीएल के तमाम खिलाड़ियों की बोली के बारे में तो सुना होगा। हमने सुना कि विश्लेषण करके आपको बता देते हैं कि महंगे खिलाड़ी दरअसल कितने महंगे साबित होते हैं उनकी फ्रेंचाइजीज के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की बड़ी पार्टी पीटीआई के नेता इमरान खान जेल में हैं। इसके बावजूद भी इमरान खान का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया। बताया जाता है कि उनका ऑडियो भाषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्रसारित किया गया, जिस वजह से पाकिस्तान में काफ़ी देर तक इंटरनेट की सुविधाएं बंद रही। एक तरीके से नया बखेड़ा खड़ा हो गया। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर से। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राजनीतिक इस्तेमाल का एक बड़ा मामला पाकिस्तान में सामने आया है। जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के जरिए पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया है। ये संबोधन सोशल मीडिया के जरिए किया गया। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि उसे राजनीतिक रैलियां करने से रोका जा रहा है, कार्यकर्ताओं की धरपकड़ की जा रही है, उनकी खबरों को ब्लैकआउट किया जा रहा है। इसके खिलाफ रविवार को पीटीआई ने एक वर्चुअल रैली का आयोजन किया। इमरान खान के भाषण को यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया साइट्स के जरिए प्रसारित किया गया। खलीज टाइम्स के मुताबिक इस दौरान करीब 14 लाख लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े। दूसरी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए भी लाखों लोगों ने इमरान खान के भाषण को सुना। हालांकि पीटीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि वर्चुअल रैली को रोकने के लिए पाकिस्तान की सत्ता ने इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर दिया। इसकी पुष्टि नेट ब्लॉक ने भी की है। हालांकि पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का कहना है कि इंटरनेट बाधित होने के मामले की तहकीकात की जा रही है। साथ में ये भी जोड़ा है कि इंटरनेट सेवा सामान्य प्रतीत हो रही है। ये विवाद अपनी जगह। सबको हैरत इस बात की हुई कि जेल में बंद इमरान खान का भाषण कैसे प्रसारित हुआ। गौरतलब है कि इमरान खान एक्स के स्पेस पर भी अपनी बात कहते सुने गए। सवाल उठा कि जेल में बंद इमरान खान के पास मोबाइल कैसे पहुंचा, लेकिन जल्द ही इन सवालों का जवाब मिल गया। पीटीआई ने अपने नेता इमरान खान से एक लिखित भाषण को उसकी मंजूरी ली और फिर उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के जरिए इमरान खान की आवाज़ में रिकॉर्ड किया और इसके बाद उसे इमरान खान की तस्वीर लगाकर उसका प्रसारण किया। ये तकरीबन 4 मिनट का भाषण था। इस भाषण में इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता से कहा कि उनकी पार्टी को राजनीतिक रैलियां करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है और उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इमरान खान ने अपील की कि बड़ी तादाद में वोट डालकर 8 फरवरी के चुनाव में उनकी पार्टी को जिताएं। 2018 में पीएम बने इमरान खान को अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटा दिया गया। उन पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद की धाराओं समेत कई मुकदमे हैं और वे जेल में बंद हैं। उनके प्रमुख विरोधी नवाज शरीफ जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी का काट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निकालने की कोशिश की गई है। बहरहाल पीटीआई बेशक आरोप लगा रही हो कि सेना और इंटेलिजेंस एजेंसी उनके खिलाफ है, फिलहाल उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सहारा है। पाकिस्तान चुनाव में ये प्रयोग आगे कितना चलता है और कितना कारगर होता है, ये देखा जाना अभी बाकी है। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।